अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सहबारिक वसल्लम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। वही रब है जो सबको शिफा देता है हमें, और उसी रब ने हम सबको शिफा का ज़रिया बनाया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और एजाज़ की बात है कि हम सबको अल्लाह ताला ने इस शिफा का ज़रिया बनाया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह अवेल करते हैं और लोगों तक शिफा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जो इसके लिए हो सकता है कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करके शिफा का ज़रिया बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इनफर्टिलिटी, और चूँकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं मुख्तसर टाइम लूँगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी की वो है द डिसीज ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एबल टू, कि आप अगर एक साल तक नॉर्मल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो WHO के मुताबिक ये इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी जो है उसकी जो कॉज है, जो एटियोलॉजी, वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग इनफर्टिलिटी की कॉजेस हैं। और इनफर्टिलिटी की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जो कि स्टार्टिंग से ही इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो फर्टाइल नहीं हो पाए या प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए। सेकेंड, जो आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है वो फर्स्ट कंसीव करने के बाद, बेबी फर्स्ट कंसीव होने के बाद अगर साल 2 साल 3 साल जो भी गैप आ रहे और उसमें आप कंसीव नहीं कर पा रहे किसी भी वजूहात की बिना पर, तो वो कॉज में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से कॉज हो सकते। तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। थर्ड हमारा जो टाइप्स है वो है अनएक्सप्लेन। जो अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है उसकी अभी तक कोई वजूहात अगर नहीं पता चल सकी तो वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहलाती है। ये 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और अनएक्सप्लेन, जो WHO के मुताबिक 3 टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी हैं। अब हम इसकी व्हाट इज़ द एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी जो है, सबसे पहले हम मेल का जिक्र करते हैं क्योंकि मेल हजरात माशाल्लाह यहाँ तादाद ज़्यादा है। तो मेल की जो कॉज है, हमने जो टेस्ट वगैरह करवा के चेक करना है सबसे पहले, वो हम ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सीमेन एनालिसिस करवा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ होम्योपैथिक में एक ख़राबी भी कह लें या उसको कमी कह लें कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखकर हम उससे मेडिसिन दे रहे होते हैं अक्सर औकात, जो डामियाना या एक्सरे या न्यूफर या कोई भी इस तरह की मेडिसिन XYZ। लेकिन अब उसकी जो बेसिक कॉज है उसके पीछे नहीं जा रहे। जो बेसिक कॉज है उसकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन ना करवाने की वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। जब इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं उसको, सबसे पहले सिटी टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। सीमेन एनालिसिस के बाद सिटी टेस्ट लाजमी है। अगर सिटी टेस्ट हम करवाते हैं तो हमें फिर इसकी वजूहात असल सामने नजर आती है, जैसे कि वेरिकोसील नंबर 1, नंबर 2 एपिडिडाइमाइटिस, जो कि इन्फेक्शन ऑफ एपिडाइमाइटिस, ठीक है ना। अब वो किसी भी वजूहात की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर यूरिन में कोई भी रुकावट आ रही, ब्लॉकेज हो, किसी वजह से इन्फेक्शन हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी वो इन्फेक्शन हमारी जो स्पर्म कॉर्ड है उसके जरिए एपिडाइमाइटिस के पास पहुंच जाती है और उसकी वजह से वो एक इन्फेक्शन क्रिएट करती है। इसके साथ साथ हमारी स्पर्म जो कॉर्ड है इसमें आपका सिस्ट भी हो सकता है। तो हमें तो पहले ये डायग्नोज करना है कि सिस्ट है या एपिडाइमाइटिस है या वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, या इसके अलावा जो रीज़न हो सकते हैं वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है आपका हाइपोथैलेमस की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की खराबी या डिसऑर्डर की वजह से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल हजरात में है वो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अगर लेवल अगर नॉर्मल है तो मे बी पॉसिबल कि गेट रेडी टू प्रेगनेंसी। और इसके अलावा दीगर टेस्ट भी हमें ज़रूर देखने चाहिए, विटामिन D भी देखना चाहिए, कैल्शियम भी, और अगर दूसरी वजूहत अगर नज़र नहीं आ रही इनमें से कोई भी,
जैसे कि वेरिकोसिल है, हाइड्रोसिल है, या सिस्ट टेस्टिस है, या एपिडायमाइटिस है, अगर इनमें से कोई भी वजूहत नज़र नहीं आ रही तो हमें चाहिए कि फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक करें। इसके अलावा थायराइड लेवल चेक करें, TSH, T3, T4, ये तीनों टेस्ट हमें लाजमी करना चाहिए। अगर इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि अनएक्सप्लेन है। अनएक्सप्लेन है तो फिर हमें बाकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी साइन सिम्टम्स हैं, या उसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं दीगर, हम फिर फैमिली हिस्ट्री की तरफ जाएं या फिर हम पास्ट हिस्ट्री की तरफ जाएं। हो सकता है मे भी पॉसिबल कि उसको कभी गोनोरिया की शिकायत रही हो, या हो सकता है उसको मम्स हो चुका हो बचपन में, या हो सकता है कोई और इस तरह की चोट भी लग सकती है, जिसकी हम मेडिसिन तो जानते हैं, आप सब माशाल्लाह सीनियर हजरात हैं यहाँ। तो आर्निका इसकी बेहतरीन दवा होगी। अगर बचपन में भी टेस्टिस में चोट लगने की वजह से स्पर्म काउंट जो है वो लो आ रहे हैं, या स्पर्म क्वालिटी अगर डिस्टर्ब है, तो हमें चाहिए कि हम डामियाना से इसको काम नहीं करें बल्कि आर्निका इस्तेमाल करें। आर्निका उसकी बेसिक दवा होगी। या अगर ये नहीं मिल रही, चोट की हिस्ट्री भी नहीं मिल रही, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी मियाज़मेटिक मेडिसिन की तरफ देखें। उसके साइन सिम्टम्स कंप्लीट लेके, उसकी केस हिस्ट्री मुकम्मल करके हमने फिर उसको मियाज़मेटिक मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए। ये तो थी मेल जो भी एटियोलॉजी थी, और उसकी ट्रीटमेंट तो माशाल्लाह आप सभी जानते हैं। अगर वेरिकोसिल है तो फिर हम वहाँ पर डामियाना इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही हम उसको न्यूफर देंगे, ना सेलेक्स, ना लाइको। अगर वेरिकोसिल है तो फिर हम उसको हेमेमेलिस देंगे। हेमेमेलिस उसकी ट्रीटमेंट होगी, या पल्साटिला भी हो सकती है। पल्साटिला एक बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा आप इसको टेस्टिस या ऑर्का टाइटेनम, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पेशेंट को एपिडायमाइटिस है तो उस वक्त हमने फिर या तो एपिस इस्तेमाल करना है, थूजा है, मर्क्सोल है, और उसके इन्फेक्शन की कंप्लीट अलामात को देखते हुए फिर हम उसको सिफलिनम भी दे सकते हैं। सिफलिनम से अगर स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे वेरिकोसिल में एक बेहतरीन रिजल्ट जो है हेमेमेलिस ने भी दिया, पल्साटिला ने भी दिया, और उसके साथ जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक थूजा का इस्तेमाल हुआ कहीं, और बाज़ जगहों पे थायराइडिनम, या बाज़ जगहों पे हमें सिफलिनम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया एपिस के साथ। सिर्फ वहाँ मुझे एपिस के साथ कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं करवानी पड़ी जैसे लाइको है या हमारी इस तरह की कोई भी मेडिसिन। तो जब तक कॉज को देख के हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी की ये सारी टाइप्स और वो वजूहात थी जो भी। इसके अलावा हम फीमेल की तरफ आते, तो फीमेल जो फर्टिलिटी है उसके रीज़न तो बहुत सारे हैं जो आप में से अक्सर जानते भी हैं। इसमें सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरी इम्पोर्टेंट जो रीज़न है जो आजकल कराची में जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन की एक बड़ी जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब है। और मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी जो कम्युनिटी मेरे पास आ रही है फीमेल की, उसमें PCOS की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अनमैरिड फीमेल में भी, मेल फीमेल, और जो मैरिड फीमेल है उनके अंदर भी। तो सबसे पहले हमें इनके लिए भी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए कि डायग्नोस क्या बन रहा है। अगर डायग्नोसिस सही होगी, उसके रीज़न तक हम पहुंच जाएंगे तो ट्रीटमेंट भी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए पहले हमें डायग्नोसिस की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जनाब प्रोफेसर अतीक अंसारी साहब बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, और पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे जब तक हम पैथोलॉजी पर अबूर हासिल नहीं करेंगे, हम उसके सही रीज़न तक नहीं पहुँच सकते। जो भी मर्ज़ है उसके रीज़न तक जब तक नहीं पहुँचेंगे हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम उसके रीज़न तक जाएं। और हमारे जो सीनियर डॉक्टर हजरात हैं जैसे कि बोरिक या कैंट या जो भी, तो उन सब के रीज़न की तरफ आप देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने भी जोर दिया है कि कॉज को तलाश करें। कॉज को तलाश करेंगे तो ट्रीटमेंट हमारी आसान हो जाएगी। जैसे कि PCOS है अगर, तो PCOS के लिए फिर हमने जो भी उसकी टू द पॉइंट जो भी मेडिसिन बनती है, फॉर एग्जांपल मैंने जो रिजल्ट लिया है वो एपिस या फ्यूकस या ऑफरिनम, इस तरह की जो भी मेडिसिन है, जैसे फॉलिक्यूरिनम भी है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हवाले से जो पिट्यूटेरियम है हमारी, इसने बेहतरीन काम करते हुए मैंने जो देखा है, जो मेरे जो प्रैक्टिकली तौर पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मैंने इस्तेमाल किया 1 में या 200 में। और इसके साथ साथ एपिस और ऑफरिनम भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है।
200 में यूज़ कर सकते हैं और इसको लो पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस जो है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, जो एक बेसिक कॉज है जो फीमेल इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। तो इसको देखने के बाद उसकी जो भी साइन सिम्टम्स हैं और उसकी जो भी मेडिसिन उस वक्त अवेलेबल हो, आप इस्तेमाल करवाएं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन है, क्योंकि मुझे टाइम बहुत लिमिटेड है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत मुख्तसर हो जाए। इसके अलावा आप हार्मोनल इम्बैलेंस को कवर करें। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो हमारी मेडिसिन है, थायराइड भी है, थायराइडिनम, पिचोट्रिनम, और इसके अलावा आयोडियम। फ्यूकस भी बहुत बेहतरीन काम करती है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो और साथ साथ सिस्ट हो अगर। तो मैंने 2 महीने में रिजल्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने शिफा दिया है। फ्यूकस क्यू में मैंने इस्तेमाल करवाई और उसकी जो भी मेडिसिन उस वक्त मियाजमेटिक बनती थी, सिफलिनम है, या उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिचोट्री अगर डिस्टर्ब है तो पिचोट्रिनम का इस्तेमाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। इन सब के अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह फेब्राइड्स भी है, यूट्राइन फेब्राइड्स। अगर यूट्राइन फेब्राइड्स को देखा जाए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कहलाता है और इसकी कोई ट्रीटमेंट नज़र नहीं आती। मैंने जो देखा है, ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आए वो एलोपैथिक से थक कर आए हैं और आखिर इनकी सर्जरी की तरफ कॉल किया गया कि सर्जरी होगी। सर्जरी के अलावा मैंने देखा कोई रिजल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो फिर जब मैं ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन हर जगह काम करती है इनफर्टिलिटी के हवाले से, बेसिकली अगर हम उसके कॉज तक पहुँच के उसके सही ट्रीटमेंट की अगर कोशिश करें। तो यूट्राइन फेब्राइड्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऑरम्योर नाइट्रो जो बहुत मशहूर है, 6x में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर 200 में CM तक इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है जो यूट्राइन फेब्राइड्स के लिए। कैलकेरिया कार्ब भी हम दे सकते हैं अगर पेशेंट बल्कि है। हाँ, पल्साडीला ने भी काम किया, बल्कि पल्साडीला बहुत अच्छी मेडिसिन है इसकी। इसके अलावा एपिस भी दे सकते हैं अगर स्वेलिंग है उस साथ उसके, और पेचोट्रिनम, सिफलिनम और ऑरम्योर नाइट्रिक और ऑरम-मेड भी इससे बेहतरीन काम करती है। ऑरम-मेड अगर सर्कुलेशन टू दी हेड है और उसके साथ साथ उसकी सर्कुलेशन अगर टू दी पॉइंट यूट्रस की तरफ भी है तो फिर आप ऑरम-मेड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा काफ़ी मेडिसिन है जो डिस्कशन में करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं अब इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इस लेक्चर को आपने समझा और पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा।